तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना बहुत ही बेसिक अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर आसान होगा, लेकिन एक फिजिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सभी का एक ना बेसिस होने जा रहा होगा। इसीलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, जो जो चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखा हूँ अच्छे से नोट करना, रेगुलर लेक्चर अटेंड करना, और फिर जो भी मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दूँ पहले आप उसे अपना ट्राई करना, अपना पूरा 100% उसी को देना है। उसके बाद आप सॉल्यूशन नोट करना, कुछ डिफरेंस आए तो आप इसी से सीखोगे बार बार कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना बेसिक सा चैप्टर आज अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये है क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी? अगर मैं इसे आसान से भाषा में समझाऊं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज क्या चीज़ है? जैसे कोई एटम होता है ना, डाल्टन साहब ने कहा था एक एटम होता है, हर चीज़ किसी ना किसी एटम की बनी होती है, और उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखते हैं। बेसिकली इनका चार्ज ही इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से और अदर चार्ज बॉडीज़ पर फोर्स लगाते हैं। अगर किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोचो पहले वो बॉडी जो थी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे। अब अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके अंदर का एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैंने बेसिक से बताऊं तुम्हें तो जो सोडियम होता है ना, वो 11 नंबर एटॉमिक नंबर रखता है अपने पास, जिसके अंदर 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन भी है उसके पास और 11 प्रोटॉन भी है उसके पास। अब अगर ये कल को Na+ बनता है तो इसका मतलब होता है कि अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं। समझ आ रहा है? तो जब भी कोई किसी बॉडी पे चार्ज आएगा ना तो वो केवल और केवल ना इलेक्ट्रॉन के वजह से ही आएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए, ये तो बेसिक सा था, अभी हमें इस पे नहीं जाना है। अभी हमें इस फोकस करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेसिकली इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेटा। अगर ये ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो ये एक ना फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे करंट आपने सुना होगा 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 500 एम्पेयर, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। हम किसी भी चीज़ को नंबर तब दे पाते हैं जब वो एक ना फिजिकल क्वांटिटी बन पाती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस पे हम ना मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको गिन सके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको लगा सके। अब अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको नापेंगे, हम मेज़र तो करेंगे। अब मेज़र करने के लिए हमें कुछ इसकी यूनिट चाहिए। जैसे कि आपका कपड़ा होता है वो मीटर में नापा जाता है, लंबाई। जैसे कि आपका कोई वज़न होता है उसको आप केजी में, ग्राम में नापते हैं। वैसे ही जो करंट है ना, इस पे जो सबसे ज़्यादा काम किया था वो एम्पेयर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, एंद्रे एम्पेयर नाम के साइंटिस्ट ने। तो उन्हीं के नाम पे इसकी ऐसा यूनिट रख दी गई, क्या चीज़? एम्पेयर। अब इसको दिखाया कैसे जाता है? कैपिटल ए से। कहने का मतलब क्या है, एम्पेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च वगैरह किया और उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने करंट की यूनिट एम्पेयर ही रखी। अब एम्पेयर साइंटिस्ट का नाम है, तो जब भी कोई ऐसा यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस होते हैं ना तो उसे हमेशा हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक है, इसलिए इसे किससे दिखाया गया? एम्पेयर से दिखाया गया।
बेटा अगर इसकी ऐसा यूनिट है तो इसकी डायमेंशन भी होगी। जैसे एरिया की क्या डायमेंशन होती है, एरिया की जो डायमेंशन होती है वो होती है लेंथ इंटू में ब्रेथ, दोनों ही ना मीटर में नापा जाता है। तो आपका जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। तो इस मीटर स्क्वायर को साइंटिफिकली दिखाने के लिए कहते हैं हम कि ना एल की पावर 2, ये भी नंबर है ये भी नंबर है तो एल की पावर 2। वैसे ही करंट को दिखाने के लिए इसको हम डायरेक्टली या तो किसी बुक में आई से दिखाया जाता है कि एम्पेयर कितनी बार है, आई की पावर 1 दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 पावर आने से इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। या तो आई से दिखाते हैं, पर किसी किसी बुक्स में मैंने देखा है कि इसे ए से भी दिखाया जाता है। तो करंट की डायमेंशन क्या हो गई, आई और ए। क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी बेसिकली होती दो ही तरह की है, स्केलर वेक्टर, आपके कोर्स में, ठीक है। स्केलर वेक्टर, स्केलर वो चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ ना मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। जैसे कि आपने कुछ वज़न नापा, वो मात्रा पे डिपेंड करेगा, 5 kg 10 kg 15 kg, वो इस बात पे डिपेंड तो नहीं करेगा कि नॉर्थ की तरफ 10 kg, साउथ की तरफ 10 kg, 5 kg आउटवर्ड 3 kg इनवर्ड, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केजी एक, वज़न एक, वेट एक, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो वैसे ही ना करंट पे जो है, जब हमने इस पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उन्होंने क्या पाया कि स्केलर क्वांटिटी है ये, स्केलर है तो हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर, जिसे हम पढ़ते हैं। पर ना करंट लिखना इंटरेस्टिंग बात भी दिखाता है, इसकी डायरेक्शन ना मैटर करती है, डायरेक्शन हैज सिग्निफिकेंस। ये इकलौता तो नहीं बोलूँगा, ये एक ऐसी क्वांटिटी है करंट जो है स्केलर बट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। ये है स्केलर बट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो जो 1 सेकंड पे जितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 सेकंड पे जितना चार्ज फ्लो हुआ वही क्या है, हमारा करंट है, ठीक है। तो अगर एक ना वायर है ऐसे करके, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, यहाँ से आया 3 एम्पेयर और यहाँ से आया 4 एम्पेयर, और ये पूरा का पूरा एक ही तार से आगे कनेक्टेड है। क्लियर है? देख लेता हूँ बेटा कि कैमरे में कट तो नहीं रहा है कहीं, ठीक है। चलिए सही है सब कुछ। तो हम ऐसा कहेंगे कि इफ स्केलर, अगर ये स्केलर है तो चाहे करंट किसी भी एंगल पे मिले एक पॉइंट पे जा करके, वो होगा इन दोनों का सम ही। जैसे मैंने आपको वेट के लिए बोला कि अब 1 kg लेंगे तो मिल करके 2 kg होगा ना, वैसे ही ये 3 एम्पेयर और 4 एम्पेयर मिल करके 7 एम्पेयर होगा आगे जा करके। ये हमने कहा जब अगर मान लो कि करंट स्केलर है तो। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं सर हम क्यों मान लें, हम तो वेक्टर बोलेंगे, तो मैं कहता हूँ सुनो फिर बात को ध्यान से। दुनिया के कोई भी 2 वेक्टर जिनके बीच में थीटा एंगल है ना, जिनके बीच में थीटा एंगल है, इसको ऐसे कर लीजिए आसानी से समझ में आएगा, ऐसे। अगर इनके बीच में थीटा एंगल है तो इनको जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है ना, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो इसको जोड़ने वाला जो वेक्टर होता है उसको निकालते कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस तरीके से निकालते हैं। क्या यहाँ पे क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा? नहीं, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। प्रैक्टिकली तो यही पॉसिबल है 3 4 7। इसलिए तो मैंने बोला कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें पता चला कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना।
क्योंकि अगर ये वेक्टर होता तो 3 स्क्वायर होता, 9, 4 स्क्वायर तो 16, 25, तो ये कुछ ऐसा आने वाला होता। 9 + 16 हो जाएगा हमारा 25, और ये हो जाएगा 3 × 12 तो ये 24 cos थीटा। ये तो कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। सही हमारा यही है क्योंकि ये सही है। ये तो तब होता इफ़ करंट विल बी द वेक्टर, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती तो। पर ये कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। सही हमारा यही है कि 3 + 4 7 एम्पेयर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नोट कर लेना, इसे बेसिक्स है कुछ समझने के लिए। ठीक, अब इसके पास ना डायरेक्शन है तो सिग्निफिकेंस रख रहा है कि डायरेक्शन की भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसी सवाल में अगर मैं ऐसे देखूँ ना कि 3 एम्पेयर ना इधर गया, मैंने ये वाला पॉइंट तो प्रूव कर दिया कि स्केलर है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे ही आइडिया आता है 3 + 4 7। लेकिन डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस कैसे है ये समझने के लिए मैंने अगर इस सवाल को कुछ ऐसा बना दिया कि 3 है 4 है तो सबको पता है कि ये 7 है। लेकिन अगर ये तो हो गया पहला केस, अगर दूसरे केस में हम देखें कि यहाँ से 3 एम्पेयर का करंट जा रहा है और मान लो कि ना इस बार ना 4 एम्पेयर इधर कर दिया मैंने, तो इसमें क्या करंट होगा? तो देखो 3 ऐसे आया, 4 इधर गया, तो पक्की बात है एक ऐसा आया होगा क्योंकि 3 और 1 4 बने होंगे। तो देखो ये दोनों करंट अंतर आ गया ना दोनों में। क्यों अंतर आया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी थी, इस वाले की डायरेक्शन हमने बदल दी थी, इसीलिए ये वाला करंट अफेक्ट कर दिया। जो पहले 7 आ रहा था उधर, वो अब इधर 1 आ रहा है। इसीलिए डायरेक्शन भी सिग्निफिकेंस रखता है करंट के केस में, बट है वो स्केलर क्वांटिटी। इस बात को लेकर के ना एक कॉन्सेप्ट और बनाया जाता है करंट डेंसिटी को लेकर के, पढ़ाऊंगा वो आने वाले समय में। अभी सिर्फ इतनी बातों को समझिए। क्लियर है बेटा? तो अब ना करंट की ना मैथमेटिक्स को समझते हैं बेटा, मैथमेटिक्स को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि करंट क्या है, इसे स्मॉल आई से भी दिखाया जाता है, आपने 10 में पढ़ा होगा कैपिटल आई से, बट स्मॉल आई से भी दिखाया जाता है बहुत सारी बुक्स में। तो हम लोग अगर बेसिक से समझे कि चीज़ों को कि पूरा का पूरा करंट क्या है, तो वो है चार्ज फ्लोन ऑन में टोटल टाइम, कि कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल टाइम से। अब अगर ये चार्ज फ्लोन है तो कहना क्या चाहता है ये स्टेटमेंट वाइज कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके बीच में, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है एक वायर, मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। अगर ये ना सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। जैसे मेरा मार्कर है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे मेरा मार्कर है ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी को मैंने ऐसे करके रखा हुआ है। क्लियर है? अब अगर पहली बात, ये एक मेटेलिक वायर है, मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है मेटल पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट पैदा करने के लिए इस तरफ दौड़ते हैं। कैसे दौड़ेंगे अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे। अभी मान लें कि करंट हम पढ़ रहे हैं, करंट पैदा हो चुका है सर्किट में, तो करंट की डिटेलिंग को समझ रहे हैं। तो इस एरिया से इलेक्ट्रॉन्स ना निकलेंगे इस तरफ, तो जो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसकी वजह से क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा होता है, ठीक है। क्योंकि मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? वो न्यूक्लियस से ना जुड़े हुए अब नहीं है, वो न्यूक्लियस के प्रभाव से बहुत बाहर है। अब उसे न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन पकड़ करके नहीं रख पा रहा है,
ठीक है। अब उसे अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगा देंगे तो वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। वो फोर्स कैसे आया इस वायर में वो बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसको हमने बोला क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, और बेसिकली जाता हमेशा इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि जो इस मेटल का जो प्रोटॉन है ना, वो तो न्यूक्लियस में ना बाइंडिंग एनर्जी से बंद करके बैठा हुआ है। उसके पास थोड़ी ना कुछ दौड़ने के लिए है, दौड़ सकता ही नहीं है, उसको तो बाइंडिंग एनर्जी ने रोक करके रखा हुआ है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर का कोई अट्रैक्शन नहीं होता, न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। अगर कोई अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है न्यूक्लियस का, तो उस वजह से ये अगर जैसे भी थोड़ा सा भी फोर्स इन पर लगता है, वो कैसे लगेगा बाद में देखेंगे, जैसे भी थोड़ा सा फोर्स इधर तरफ लगता है तो इधर बनता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट स्टडीज़ के लिए ना हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज का करंट ही मानते हैं। अब वो कैसे करेंगे, करंट तो इधर बन रहा है, तो हमने कहा कि एक ना नेगेटिव चार्ज ना इधर दौड़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ना इधर दौड़ रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर सवाल आया हुआ है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज इधर दौड़ रहा होगा और नेगेटिव चार्ज इधर दौड़ रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि दोनों दौड़ रहे, दौड़ सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी से बैठा हुआ है। हमने ऐसा कन्वेंशन बनाया है, क्या करा हमने, ये एक्चुअल सिचुएशन है, ये कन्वेंशन है। तो जो कन्वेंशन है उससे क्या बनता है, कन्वेंशनल करंट। और हम हमेशा हमेशा पॉजिटिव यानी कि कन्वेंशनल करंट को ही कैलकुलेट करते हैं। कहीं अगर इलेक्ट्रॉन कभी जा रहा होगा तो मैं इस सिचुएशन से, इस इलस्ट्रेशन से यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जो करंट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उसको मत मानो, उससे अच्छा है ना इधर पॉजिटिव मान करके सवाल को सॉल्व कर दो, इजी बैठेगा। इजी क्या, कन्वेंशन है, सबने फॉलो किया इसलिए हमें भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट में से पॉजिटिव करंट इधर, और इसीलिए हम आई को इधर दिखाते हैं। क्लियर है बात। तो ये क्या कह रहा है कि इन यहाँ पे मैंने 4 बना दिए, कुछ भी हो सकता है 5, 10, 15, अभी सिर्फ 4 बनाए हैं, सवाल पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्लियर है बात। तो एक पॉजिटिव चार्ज पे जो कि कन्वेंशनल चार्ज होगा हमारा, उस पर कितना होगा बेटा, इधर नेगेटिव है तो उधर उतना ही पॉजिटिव होगा। तो नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन में फ़र्क आता है। क्लियर है। अच्छा, ये तो आपने 10th तक पे पढ़ा होगा। अब बात करते हैं थोड़ी डीप मैथमेटिक्स की, लिमिट्स वगैरह की, डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की, कि करंट, टाइम और चार्ज को कैसे रिलेट करते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू। आइए देखिए, अगर मैं बोलूँ चार्ज फ्लोन को मैथमेटिक्स ने कैसे डिफाइन किया है कि I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम टेकन भी लिख सकते हैं इधर कि कितना समय लिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर है बात। अच्छा, अब अगर मैं आई इस पर इक्वेशन में ना क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ये जो आई आया ना बेटा, तो ये आई ना एवरेज आया। एवरेज, अभी एवरेज क्या है देखो, अगर ये एवरेज कहने का मतलब मेरा ये है सिर्फ और सिर्फ कि ये मान लिया कि ना T1 टाइम है, ये T2 टाइम है। क्लियर बात। अगर मेरे को कोई बोले कि इसका एवरेज लेकर के देखना है, तो इस पूरे समय के दौरान जो भी चार्ज ना फ्लो हुआ होगा, जो भी चार्ज, अब वो ऑफकोर्स कन्वेंशनल चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव वाली, जो भी चार्ज फ्लो हुआ होगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और इस टाइम का देखेंगे हम कि T2 माइनस T1 की वैल्यू टोटल कितनी है। क्लियर है बात। क्योंकि ये सारे चार्ज का ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके, ये सारे चार्ज का ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके यहाँ पर डेल्टा क्यू बना होगा, और यही T2 माइनस T1 डेल्टा टी है। तो हमने तो पढ़ा हुआ बेटा एवरेज क्या होता है, सारे सम को जोड़ दो, नीचे टोटल टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे ही करते थे ना मार्क्स ऑफ एवरेज स्टूडेंट अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बेसिकली करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को जोड़ दिया ऊपर वाले और सारे समय को जोड़ दिया, उसको डिवाइड लगा दिया। ठीक है ना, तो क्या आ गया हमारे पास, एवरेज करंट आ गया। एवरेज करंट को मीन करंट में बोल देते हैं, अभी फिलहाल एवरेज करंट तक ही रहते हैं।
एवरेज करंट क्या हुआ, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अभी समझ में और अच्छे से आएगा जब मैं इन पर सवाल लूँगा थोड़े सही से। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट वाइज इतना ही सब कुछ है। क्लियर है? लेकिन अब अगर कोई बोले मेरे को कि हमारा हो गया T2 माइनस T1 डेल्टा टी, पूरा चार्ज यहाँ से हाथ में फ्लो हुआ डेल्टा क्यू। ये जो डेल्टा होता है ना, ये एक ना बिग चेंज होता है। क्या चीज़? डेल्टा होता है ना, एक ना बिग चेंज होता है कि बड़ा बदलाव समय में कितना आया, बड़ा चार्ज कितना क्रॉस किया यहाँ से। जब चार्ज यहाँ से यहाँ आया होगा तो चार्ज में बदलाव आया होगा, कन्फिग्रेशन में कुछ बदलाव आया होगा। उसी बड़े बदलाव को मैं डेल्टा क्यू से दिखा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये बड़े समय की बात हो रही है। अब कोई मेरे को बोले नहीं सर, मेरे को तो सिर्फ ना इस टाइम पे चाहिए, बिल्कुल इस टाइम पे चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इस T2 को पीछे ले आऊँगा। अब कोई बोले नहीं इधर नहीं चाहिए, इससे भी इधर चाहिए, तो मैं और इस T2 को और इधर खींच करके लाऊंगा। कोई बोले नहीं बिल्कुल ही T1 पे चाहिए, तो मैं कहूँगा ना बिल्कुल T1 पे चाहिए, तो T जो है ना ये खींच करके किसकी तरफ आ गया है, T2 की तरफ। मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, टूवर्ड्स T2। अगर ये T2 ना टूवर्ड्स T1 आ जाए तो क्या मैं कह नहीं सकता हूँ कि T2 माइनस T1, अगर ये बिल्कुल इसके पास चला जाए तो ये नियरली जीरो ही हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। यही है बेटा लिमिटिंग कॉन्सेप्ट। ये आया कब पिक्चर में, जब मेरे को एक समय से दूसरे समय के बीच का करंट नहीं निकालना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ उसी का करंट निकालना है, उस समय का, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने टाइम के ना लिमिट को छोटा करता गया। मैथमेटिक्स ने मेरी हेल्प करी किस चीज़ में, कि एक पॉइंट पे अगर आपको आना है तो आपको टाइम को आपको कंप्रेस कर देना पड़ेगा, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, तो जब हमने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो किया ना, तो हमने कैसे लिखा इस चीज़ को, अगर मैं ना इसमें डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी वाली इक्वेशन में अगर मैं लिमिट टी टेंड्स टू या डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो कर दूं, तो मेरे को एक चीज़ मिलती है, वो मिलती है क्या, आई। इस आई को आई इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बेटा कि उस क्षण का करंट, उसी समय का करंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का करंट। क्लियर है? आई को क्या बोला जाता है, आई इंस्टेंटेनियस ही बोला जाता है। तो ये कैसे है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं ना आई एवरेज पे ना लिमिट ले लूँ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस ऐसा। क्लियर है? मेरे को क्या मिल जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस। अच्छा, तो हमारे लिए जो ज़रूरतमंद जो फॉर्मूलेज है, आई एवरेज होगा तो हम ऐसे चलेंगे, आई इंस्टेंटेनियस होगा तो हम ऐसे चलेंगे। डिपेंड करेगा सवाल में क्या पूछा हुआ है। एवरेज पूछा हुआ है तो हमें फील आ जाएगा सवाल पढ़ते ही कि हाँ दो समय के बीच का करंट पूछा हुआ है। अगर इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो हमें तब भी फील आ जाएगा कि हाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का करंट पूछा हुआ है। क्लियर है बात? अगर मैं इसमें ना थोड़ा ना और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ, मॉडिफाई तो नहीं, अब बेसिकली जब भी हम ना किसी भी चेंज पर ना लिमिट लेते हैं तो मैथमेटिक्स कहता है कि आपने ना उसे आपने आई बराबर, जब हमने बड़े चेंज पे एक लिमिट लगा दी, ये मैंने क्या बोला था, बिग चेंज होता है, इस पर लिमिट लगा दी तो एक स्मॉल चेंज बन जाएगा। इसको मैंने क्या बोला, डी बाई डी टी। क्या बोला मैंने, डी बाई डी टी। ये क्या होता है, ये स्मॉल चेंज होता है। अब ये अगर स्मॉल चेंज है तो ये हमें क्या दे सकता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ दे सकता है। स्मॉल चेंज है ना, उसी पॉइंट की वैल्यू दे देगा। क्लियर है ना बात? तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो ये वही है आई इंस्टेंटेनियस। क्लियर बात? आई इंस्टेंटेनियस बराबर आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे करूँ कि आई इंटू डी टी कर दूँ तो मेरे पास बेटा डी क्यू की इक्वेशन नहीं आ जाएगी क्या, डी क्यू बराबर आई डी टी आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी। अब अगर ये ना डी क्यू जो है ना, ये स्मॉल चार्ज है, देखो डी क्या था, स्मॉल चेंज, तो अगर मैं इसे क्यू पे लगा दूंगा तो स्मॉल चेंज इन चार्ज। बट ये जो ट्राइंगल वाला शेप था ना, इसे बिग डेल्टा, ये क्या था, ये बिग चेंज को दिखाता है। यहाँ है बिग चेंज इन चार्ज, यहाँ है वेरी स्मॉल चेंज इन चार्ज।
अगर मेरे को ना इसमें छोटे 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 चार्ज को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, अगर मैं इन सारे छोटे चार्जों को इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या मेरे पास बड़ा चार्ज नहीं आ जाएगा? टोटल चार्ज क्यू फ्लोन, टोटल चार्ज क्यू फ्लोन नहीं आ जाएगा? जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं इसे क्यू अपॉन में टाइम। तो जो ये वाला चार्ज है ना क्यू फ्लोन, वो इस वाले फॉर्मूले से भी आ सकता है कि स्मॉल वाले को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आई डी टी। ऑफकोर्स ओवर द टाइम पीरियड वो देंगे हमें कि किस टाइम पीरियड में करना है। फिलहाल हम क्या मान लेते हैं कि मेरा जब ना क्यू जो चार्ज था वो मेरा Q1 से Q2 हुआ था, तो मेरा समय था T1 से T2 की तरफ। इस इक्वेशंस को हम ना यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतनी बात? बेटा ये सब ना नोट कर लीजिए, ठीक है? बड़े काम की चीज़ है, इससे सवाल बनेंगे खूब सारे। क्लियर है? मैं भी स्क्रीन से हट रहा हूँ, आपको इसे नोट करना है। चलिए बेटा आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? आई एवरेज पढ़ लिया, आई इंस्टेंटेनियस पढ़ लिया, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किए। इससे हम ना एक चीज़ और, चलिए वो मैं अलग से बता देता हूँ। देखिए चलिए देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो आई होता है ना वो डी क्यू बाय डी टी होता है। अगर मैं यहाँ से डी क्यू की इक्वेशन निकालूँ तो मेरे पास आई डी टी मिलेगा, और अगर मैं टोटल चार्ज की वैल्यू निकालूँ तो मेरे को इस डी क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने एल एच एस पे इंटीग्रेट किया तो आर एच एस पे भी इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आई डी टी। क्लियर है इतना? तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो क्यू जो हुआ वो आई डी टी का इंटीग्रेशन हुआ। इससे हमें पता क्या मिलता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन गिव्स व्हाट? एरिया। एरिया देता है इंटीग्रेशन। अगर हमें ना एरिया देता है इंटीग्रेशन तो कहने का मतलब पता है क्या? जिंदगी में कभी भी आप अगर ऐसा देखना ना कि अगर हमें ना किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम एक ना ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एफ एक्स जो कि हमारा वाई है। क्लियर है? तो ये कोई ना ग्राफ हो गया, तो इससे जो हमें आंसर मिलना होता है ना वो इसका एरिया ही मिलना होता है। तो ये सिमिलर चीज़ ही तो है। अगर मैं इसको एफ एक्स की जगह मैं अगर इसको आई कह दूँ तो सेम चीज़ है, ये आई और ये क्या हो जाएगा? हमारा टाइम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो ये हो गया T2, ये हो गया T1 और ये हो गया एरिया। तो जो इसका एरिया आएगा ना, एरिया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया। वो चार्ज ही आएगा। एरिया बराबर क्या देगा? चार्ज। तो बेसिकली जो चार्ज होता है ना वो एरिया के बराबर होता है। कल को सवाल दे करके हमें ग्राफ का ये पूछ ले कि चार्ज बताइए तो हम क्या करेंगे? हम एरिया निकाल देंगे, सिंपल। अब एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना आना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा ये थे छोटे से। अच्छा ठीक है, देखो अब देखो, जैसे कि इतना छोटा सा सवाल मैं आपको दे देता हूँ इसी फॉर्मूले पे बेस कि अगर मान लो हमारे पास ना आई टी कर्व है, आई टी कर्व है जिसमें एक कर्व ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है? ये है हमारा 10 एम्पेयर, ये हमारा 4 सेकेंड वैल्यूज है, ये हमारा ओरिजिन है।
तो हमसे सवाल में पूछा हुआ क्या है, हमसे पूछा हुआ है कि ना चार्ज फ्लोन इन 4 सेकेंड निकाल दीजिए। क्लियर है बात? चार्ज फ्लोन इन निकाल दीजिए, ट्राई करिए। अच्छा चलिए बेटा, मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए बेसिकली चार्ज क्या होगा, एरिया के बराबर होगा। इस ग्राफ का एरिया, ये जो ग्राफ है बेटा, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा क्या? ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल ही तो बन रहा है, जिसका परपेंडिकुलर हाइट ना 0 से लेकर के 10 तक किया हुआ है और विड्थ 0 से लेकर के 4 तक गई हुई है। तो अपने को यही एरिया तो निकालना है। यही एरिया क्या देगा? चार्ज देगा। सिंपल। आपने ट्राई कर भी लिया होगा, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। क्लियर? तो देखिए ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, क्यों निकाल रहे हैं, हाफ बेस कितना है बेटा 4, हाइट कितना है बेटा 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 10 5 4 20 कूलम, 20 कूलम है। ठीक है, ऑफकोर्स आपने ट्राई कर ही लिया होगा। चलिए अब देखिए, तो अभी तक हमने ना कुछ ना फॉर्मूलेस पढ़े हैं, इस पे हम बेस कुछ ना क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए हमने पढ़ा कि ना डी क्यू बराबर, ये हमने पढ़ा क्यू बराबर इंटीग्रल आई डी टी। क्लियर है? और हमने क्या पढ़ा, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन है, इसमें q इज द फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5t² + t। देखिए ये फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, इसका मतलब ये है कि चार्ज की वैल्यूज़ ना हर समय पे बदल रही है। अगर मैं q की जगह 1 रखूँगा, मतलब q एट 1 सेकेंड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 × 1 का स्क्वायर, 5 × 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, q एट 1 सेकेंड को मैं q1 से दिखाऊंगा, t की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ भी मैं 1 रखूँगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 5 प्लस में 1 मतलब कि 6 कूलम q एट 1 सेकेंड की बात हो रही है। अगर 2 रखूँगा तो पक्की बात है कुछ अलग आएगा, 5 चौक 20 और 21 कूलम आ जाएगा। तो ये जो चार्ज है ना, ये हर समय बदल रहा है। अब चार्ज फिक्स नहीं है। एरिया के बाद क्या आया था, चार्ज फिक्स आया था 20 कूलम, यहाँ फिक्स नहीं है। हमसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आई बताइए एट 3 सेकेंड, आई बताइए एट 3 सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन, आई एवरेज इन 3 to 5 सेकेंड। पहला सवाल ये बोला हुआ है बेटा कि आई एट 3 सेकेंड निकालिए। दूसरा क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि आई एवरेज, मैंने बोला था ना एवरेज कैसे सवाल आएंगे, कि इसी टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहा होगा। वो इंटरवल क्या है यहाँ पे, 3 से लेकर के 5 सेकेंड के बीच में आई निकालना है। ट्राई करिए बेटा। चलिए आई होप बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर मैच कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन हमने पढ़ा कि अभी हमें सवाल में चाहिए क्या, आई चाहिए, और मैंने बोला था कि जहाँ भी आई लिखा होगा मतलब क्या है, आई इंस्टेंटेनियस। और एक और बात, अगर आपको उस बात से समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है, ये ऑप्शन वाला, तो बेटा एक पॉइंट पे पूछा गया है ना, सिर्फ 3 सेकंड पे पूछा गया है कि 3 सेकंड पे क्या वैल्यू है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए बात करेंगे, तो एक पॉइंट के लिए बात करेंगे, मतलब हमें आई इंस्टेंटेनियस ही चाहिए।
एवरेज तो दूसरे सवाल में पूछ रहे हैं, ऐसे पता लगाना है। तो आई क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन देखिए, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। मैंने दूसरी वाली इक्वेशन का यूज़ किया है क्योंकि चार्ज नहीं चाहिए था, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए चार्ज के लिए होता है। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए क्यू क्या दे रखा है हमारे पास, क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम टी।